नमस्कार, मैं सुनीता झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके ही हिंदी वीडियो कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग सुषमा अग्रवाल जी के नया रास्ता उपन्यास के आखिरी 2 अध्यायों को पढ़ने वाले हैं और इसके बाद आपके इस पुस्तक की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको थोड़े बहुत समझा जरूर दूंगी। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस पाठ को, जो कि है 25वां अध्याय। अभी तक हमने देखा कि मीनू अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और मेरठ में प्रैक्टिस कर रही है। उसका वहाँ पे अच्छा खासा धाक जम चुका है और उसके घर में शादी की बातें जारी है। माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए ताकि उसके छोटे भाई की भी शादी करवाई जा सके, परंतु अभी तक मीनू ने स्वीकृति नहीं दी है, रजामंदी नहीं दी है। और अभी हाल ही में अमित अपने पिता के साथ उनके घर पहुंचा था और उसके पिता यानी कि माया राम जी ने मीनू और अमित की शादी की बात की है। दयाराम जी अभी तक हाँ नहीं कर पाए हैं क्योंकि मीनू ने अभी तक अपने मन की बात नहीं बताई है। तो उसके आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या मीनू राजी होती है और अगर होती है तो कैसे होती है उन दोनों की शादी। कचहरी का शनिवार और रविवार 2 दिन का अवकाश था। मीनू को मीरापुर गए कई महीने हो गए थे। माँ व पिताजी से मिले हुए भी काफी समय हो गया था, इसलिए इन 2 दिनों के अवकाश में मीनू ने मीरापुर जाने का निश्चय किया। तो 2 दिन की लगातार छुट्टी थी तो उसने अपने माता पिता से मिलने का विचार किया। अब राजू भी कितनी प्रसन्न थी, उसे जब से वह यहाँ लाई थी आज पहली बार ही अपने घर ले जा रही थी। कई बार उसकी माँ के पत्र भी आए जिसमें उसको बुलाने के लिए लिखा गया था, परंतु वो अपनी मीनू दीदी को छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पाई थी। राजू बहुत दिनों से मीनू के साथ थी, अभी तक एक बार भी अपने घर वापस नहीं गई थी और वो मीनू को छोड़कर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। अगर माँ के पत्र भी आए थे तो उसने जाने से मना कर दिया था। जैसे ही मीनू बस में चढ़ी उसे अपने पड़ोस की मौसी बैठी दिखाई दी। उनके साथ उनकी कोई महिला संबंधी भी थी। मीनू ने उन्हें देखकर उनका अभिवादन किया और उनके आगे की सीट जो कि खाली पड़ी थी उस पर राजू के साथ बैठ गई। जिस बस में मीनू जा रही थी मेरठ से मीरापुर, उसी में उसके पड़ोस की एक औरत भी थी जिसे वो मौसी कहकर बुलाती थी। तो मीनू उनके आगे वाली सीट पे बैठी जो कि खाली थी। तभी मीनू की पड़ोसन मौसी ने पूछा, मीनू तुम्हारी वकालत तो पूरी हो चुकी होगी, अब क्या कर रही हो? मौसी उससे जानकारी लेती है कि तुम्हारी वकालत पूरी हो चुकी है तो अब तुम मेरठ में क्या कर रही हो? मौसी, मैंने अब मेरठ में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है, मीनू ने बताया। अच्छा, प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, तब तो मेरठ में ही घर लेकर रह रही होगी। हाँ मौसी, मीनू ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। संक्षिप्त मतलब संक्षेप में छोटा सा उत्तर दिया। अरे बिल्कुल अकेली कैसे रह लेती है तू? मैं अकेली नहीं मौसी, ये राजू मेरे साथ रहती है। कुछ भी हो, जब तक अपने घर का कोई न रहता हो तब तक क्या? और और मौसी ने बात अधूरी छोड़ दी। वो हजम नहीं कर पा रही थी कि मीनू अकेले अपने परिवार के बिना मेरठ में रह रही है। राजू का रहना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मौसी की यह बात मीनू के हृदय में चुभ गई। हृदय में चुभना मतलब कि कोई बात बुरी लगना, तकलीफ पहुंचाना। शायद उन्हें मीनू पर विश्वास नहीं था। मीनू ने सोचा कि यदि मौसी से थोड़ी देर बात की गई तो वे कोई ना कोई ऐसी बात कह देंगी जो उसके दिल को पीड़ा पहुंचाएगी। इसलिए उसने अपने बैग से उपन्यास निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। वो समझ गई थी कि मौसी उसके अकेले रहने से खुश नहीं है। शायद उनको विश्वास नहीं था, उन्हें ऐसा लगता था कि वो जरूर वहां रहकर अकेले रहकर कुछ गलत कार्य कर रही है। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर मौसी से और कुछ देर बात किया तो वो दिल दुखाने वाली बात करती रहेंगी, इसलिए उन्हें अवॉइड करने के लिए वो बैग से उपन्यास निकालकर पढ़ने लगती है। मीनू को पढ़ती देखकर मौसी ने अपने साथ बैठी महिला से बातें शुरू कर दी। उस महिला ने पूछा, यह कौन लड़की है जिससे तुम बातें कर रही थी? मौसी बोली, यह हमारे पड़ोस की ही एक लड़की है। इसके माता पिता ने ऐसा दिमाग खराब किया है इसका कि यह शादी करने को ही तैयार नहीं। मैंने भी इसके लिए एक लड़का बताया था परंतु इसने मना कर दिया। मीनू को अपनी तरफ ध्यान देते हुए ना देखकर मौसी अपने बगल में बैठी हुई औरत से बात करने लगती है और कहती है कि इसके माता पिता ने इसका दिमाग खराब कर दिया है, यानी इसमें घमंड पैदा कर दिया है, इसको मनमानी करने के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, लड़कियों को इतना सिर पर नहीं बैठाना चाहिए, फिर आगे चलकर बहुत परेशानी होती है।
उस महिला ने भी मौसी की बात का समर्थन करते हुए कहा। वो जो दूसरी औरत थी वो भी मौसी की बात का समर्थन करती है, उनकी बात में सहमत होती है कि हाँ, लड़कियों का दिमाग इतना खराब नहीं करना चाहिए, उनका मन इतना नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो बाद में परेशानी होती है। और तो और इसकी छोटी बहन की शादी हो गई है, इसके भाई की भी शादी हो जाएगी, बस यही कुंवारी बैठी रहेगी। उन दोनों की ये बातें मीनू की कानों तक पहुंच रही थी। मौसी की ये शब्द मीनू के हृदय में तीर की भांति चुभ रहे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या समाज में अपनी इच्छा से जीने का किसी भी लड़की को कोई अधिकार नहीं। एक लड़की को अबला जानकर उसे कुएं में धकेलने की कोशिश की जाती है। ये सब कैसे नियम है समाज के। मीनू का हृदय ये बातें सुनकर रो पड़ा। मीनू की उनकी बात सुन रही थी जो उसके हृदय में, उसके दिल में तीर के भांति चुभ रहे थे। जैसे तीर चुभने पर चोट पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है, बिल्कुल उसी तरह उनकी बातें तीर की तरह तकलीफ पहुंचा रही थी मीनू को। वो सोचने लगी कि क्या हमेशा लड़की को अबला यानी कि कमजोर, अजोड़ बला यानी जिसमें बल ना हो, हमेशा कमजोर जानकर उसे कुएं में धकेलने की कोशिश समाज में होती रहेगी। उसे जबरदस्ती वो कार्य करवाया जाता रहेगा जो उसके लिए सही हो या ना हो, बस समाज कह रहा है इसलिए करना जरूरी है। और ये सब सोचकर, समाज के ये दकियानुसी नियम को सोचकर मीनू का हृदय दुखी हो जाता है, रो पड़ता है। मौसी की बातें जारी रही। वे बोली, इसके माता पिता को देखो, जवान लड़की को अकेले ही मेरठ छोड़ रखा है। बताओ, आजकल के जमाने में जवान लड़कियों को अपने से अलग रखा जाता है क्या? उनकी बात का समर्थन करते हुए वह महिला बोली, कहाँ जी, कल के दिन कोई ऊंच नीच हो गई तो जिंदगी भर के लिए मुंह काला हो जाएगा। मतलब मौसी अभी भी उसी की बात कर रही थी और कहती है कि कैसे माता पिता हैं जिन्होंने इसे अकेले छोड़ दिया है, इस खराब समय है, इसमें कुछ बुरा भला हो गया तो दूसरी महिला भी उनका समर्थन करते हुए कहती है कि बिल्कुल, अगर कोई ऊंच नीच हो गई यानी कोई खराब बात हो गई तो जिंदगी भर के लिए मुंह काला हो जाएगा। मुंह काला होना मतलब बदनामी होना, बेइज्जती होना, ये मुहावरा है। उनकी बातें सुनकर मीनू को लगा कि उन दोनों की बातों का कड़ा जवाब देकर उनके मुंह बंद कर दे, परंतु मीनू सभ्य व सुशील लड़की थी। वह बस में बैठकर इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए ये सब बातें उसने जहर की तरह पी ली। कहने का मतलब मीनू उनकी बातें सुनकर जवाब देना चाहती थी, पर वो जानती थी कि बस में बहुत से लोग बैठे हैं, अगर कुछ कहती है तो बात का बतंगड़ बन जाएगा, जो कि एक सभ्य लड़की के लिए सही नहीं है, सभ्य इंसान के लिए सही नहीं है। और वो जहर की तरह यानी कि जो तकलीफ पहुंचाने वाली बात है, जिससे मरने का एहसास होता है, ऐसी बातों को भी हजम करती रही मन मार कर। मीनू ने अपने ऊपर बहुत संयम रखने की कोशिश की, परंतु उसका हृदय इन सब बातों से बेचैन हो रहा था। संयम मतलब उसने कंट्रोल करने की कोशिश की खुद को, लेकिन उसका मन बार बार बेचैन हो रहा था इन बातों को सुनकर। वह समझ नहीं पा रही थी कि हमारे समाज में स्त्री व पुरुष में इतना भेद क्यों। यदि कोई लड़का अकेला रहता है तो समाज उस पर उंगलियां नहीं उठाता, चाहे वह कितना ही अपराध क्यों न करता हो। परंतु एक लड़की चाहे वह कितना ही संयमशील जीवन क्यों न व्यतीत करती हो, फिर भी समाज उस पर दोषारोपण करता है। वो सोच रही थी कि लड़का लड़की में ये भेद क्यों। लड़का अकेले रहे तो किसी को तकलीफ नहीं, भले वो बुरा भी कर रहा हो, अपराध भी कर रहा हो, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन एक लड़की संयमशील यानी कंट्रोल के साथ रहती है, धैर्य के साथ रहती है, अपने आप को संभाल कर रखती है, तो भी उस पर लोग दोषारोपण करते हैं, दोष लगाते हैं। अभी वह इन विचारधाराओं में तल्लीन थी कि बस मीरापुर के बस स्टेशन पर आकर रुक गई। वो इन्हीं सब बातों में अभी तक डूबी हुई थी, सोच रही थी कि तब तक वो मीरापुर बस उसकी आ गई। जैसे ही उसने अपना सूटकेस उठाया, उसकी नजर मौसी पर पड़ी। उन्हें देख मीनू का हृदय घृणा से भर गया। उनकी ओर बिना देखे ही वो अपने घर की ओर चल दी। जैसे ही मीनू घर पहुंची, माँ उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मीनू, कल तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने के लिए मेरठ जाने की सोच रहे थे। मीनू अपने घर पहुंच गई मौसी को नजरअंदाज करते हुए, और वहां उसकी माँ बहुत खुश होती हुई कहती है कि पिताजी कल तुम्हारे पास आने ही वाले थे। अच्छा माँ, मेरी 2 दिन की छुट्टियां थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिले काफी दिन हो गए, इसीलिए चली आई। अच्छा किया बेटी, तुम आ गई हो, तुमसे कुछ आवश्यक बातें करनी है, पहले कुछ खा पी लो, उसके बाद बैठकर बातें करेंगे। माँ उससे कहती है कि ठीक किया, और कुछ बातें भी करनी थी तो आराम कर लो थोड़ा, फिर हम लोग बात करेंगे। सफर की थकान और मौसी की बातें
बातें सुनकर मीनू के सर में दर्द होने लगा था। वह कुछ देर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई, परंतु उसे आराम कहाँ, उसके मस्तिष्क में मौसी व उसके साथ बैठी महिला के शब्द गूंजने लगे। वो आराम करने जाती है सिर दर्द होने के कारण, परंतु उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में मौसी और उस महिला की आवाज, उनकी बातें गूंजती रही, घूमती रही। उसे आभास हुआ कि कहीं उस गुंजन की प्रतिध्वनि से उसके मस्तिष्क की नसें न फट जाए। उसने अपने को संयमित किया और माँ के पास चली गई। कहने का मतलब वो गुंजन यानी जो इको हो रहा था, वो बार बार जो आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसकी प्रतिध्वनि मतलब उसकी जो बार बार आवाज आ रही थी, लौट कर उसके दिमाग पे पहुंच रही थी, उसकी वजह से कहीं उसके दिमाग की नसें न फट जाए, ये सोचकर उसने खुद को कंट्रोल किया और माँ के पास चली गई। उसे देखकर माँ बोली, बेटी मीनू, तुम्हारी प्रैक्टिस अब कैसी चल रही है? माँ, पिछले 2 महीने में तो मुझे 3,000 से 4,000 रुपए तक मिल गए हैं। वैसे अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 1-2 वर्ष में तो आशा है और अच्छी चलेगी। मीनू अपनी माँ को बताती है कि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है, पिछले 1-2 महीने से अच्छी कमाई भी हो गई है, आशा है 1-2 वर्ष में और भी अच्छी हो जाएगी। हाँ बेटी, परिश्रम का फल तो अवश्य ही मिलता है। तुमने इस योग्य बनने के लिए ही तो दिन रात एक कर दिया था। ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तुमने कठिन परिश्रम किया, ईश्वर ने तुम्हें उसका फल दिया। और माँ उसको कहती है कि हाँ, तुमने मेहनत किया और जिसका फल तुमने पाया, क्योंकि भगवान भी उसी की सहायता करता है जो खुद के लिए कोशिश करता हो, खुद की सहायता खुद करता हो। जो इंतजार में बैठे रहते हैं उनका कुछ भला नहीं होता। हाँ माँ, इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान व आशीर्वाद रहा है। यदि आपका सहयोग न मिलता तो शायद मैं इस योग्य कभी ना बन पाती। मीनू, अब तो तुम अपने पांव पर खड़ी हो गई हो, वकालत में काफी पैसा कमा रही हो, परंतु बेटी, एक लड़की की जिंदगी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बेटी, तुम्हारे अंदर चाहे कितनी ही योग्यता क्यों ना हो, फिर भी तुम एक लड़की हो। मीनू अपनी माँ को कहती है कि हाँ, आपकी सहायता से ही मैं इस पोजीशन पे पहुंची हूँ। तो माँ कहती है कि तुम बहुत अच्छा है कि तुम अपने पाँव पे खड़ी हो गई, यानी स्वावलंबी बन गई हो, पैसे भी कमाने लगी हो, लेकिन लड़की की जिंदगी जो है वो यहीं तक सीमित नहीं रहती, यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, इसकी सीमा और आगे तक है। तुम्हारे अंदर जितनी भी योग्यता हो, फिर भी तुम एक लड़की हो। और एक बात कह देती है माँ, जो कि मीनू को अच्छा नहीं लगता। मीनू कहती है, माँ, लड़की होना कोई गुनाह तो नहीं? फिर माँ समझाती है, नहीं बेटी, पर जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक समाज चैन लेने नहीं देता। सबके हृदय में गलत भावनाएं शीघ्र ही प्रवेश कर जाती है। एक कुंवारी युवा लड़की को देखकर सभी उंगलियां उठाते हैं। वो कहती हैं कि लेकिन समाज की कुछ मांग होती है, कुछ धारणाएं हैं। वो समझते हैं कि एक कुंवारी लड़की अगर है तो वो गलत ही कर रही होगी, इसलिए सब उस पर उंगलियां उठाते हैं, यानी इल्जाम लगाते हैं। एक मुहावरा है। तो माँ, आपकी इच्छा है कि मैं विवाह कर लूं? हाँ बेटी, परसों मेरठ से माया राम जी व अमित आए थे। कैसे आए थे माँ? तुम्हारा हाथ मांगने। कैसे आए थे से मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस वजह से आए थे। अच्छा, हाँ मीनू, माया राम जी अपनी पिछली गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। कुछ सोचते हुए मीनू सिर्फ हूं ही कह सकी। माया राम जी के बारे में माँ बताती है कि वो शर्मिंदा थे और तुम्हारा हाथ मांगने आए थे। तो मीनू कुछ कह नहीं पाई, सिर्फ सोचती रही और कहकर चुप हो गई। अमित ने सिर्फ इसी भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज तक विवाह नहीं किया। माँ बताती है कि अमित ने जो गलती की थी उसी की प्रायश्चित के लिए उसने अभी तक शादी नहीं किया। अपनी गलती को वो सुधारना चाहता है। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मीनू ने जवाब दिया, माँ, जैसा आप उचित समझे वैसा ही करें। अर्थात मीनू ने सोच विचार के बाद हामी भर दी, रजामंदी दे दी। उसकी इस बात में स्वीकृति के लक्षण झलक रहे थे। इसी स्वीकृति को पाकर माँ ने चैन की सांस ली। मतलब ये उसने जो कहा उसमें माँ को लगा कि वो स्वीकृति दे रही है, वो लक्षण उसमें नजर आ रहे थे, हामी रजामंदी की लक्षण दिख रहे थे। इस स्वीकृति को पाकर माँ ने चैन की सांस ली, यानी कि राहत ली। एक मुहावरा है। मीनू ने अपने पिताजी से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची पसंद नहीं करेगी। मीनू ने शादी के लिए रजामंदी तो दे दी, स्वीकृति तो दे दी, लेकिन उसकी शर्त थी कि शादी में कोई फिजूल खर्ची यानी बेकार की खर्च बर्दाश्त नहीं करेगी वो। इसके बाद 26वां और आखिरी अध्याय होता है, जिसमें कि मीनू की विवाह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपए में तय कर ली गई थी, परंतु जब मीनू को पता चला कि 10,000 रुपए केवल पंडाल की सजावट पर खर्च होंगे, चंद घंटों की सजावट के लिए इतने पैसों की बर्बादी, उसे यह सब पसंद नहीं आया।
मीनू की शादी की तैयारी हो रही थी। आप भी जानते हैं कितना खर्च लगता है शादी में। तो जो पंडाल था उसमें 10,000 लगने वाले थे, जो कि सिर्फ कुछ घंटों के काम आता है। उसके बाद फिर से उसे सब उजाड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और ये कुछ घंटों के लिए 10,000 खर्च करना मीनू को अच्छा नहीं लगा। सायंकाल जब दयाराम जी घर आए तो उसने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न पूछा, पिताजी कुछ ही घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपयों की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? सायंकाल यानी शाम के समय जब पिताजी आए, दयाराम जी आए, तो उसने यही प्रश्न पूछा कि क्या ये चीज सही है? आप कुछ घंटों की रौनक के लिए, दिखावे के लिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। उचित यही होगा कि इसमें से 5,000 रुपये आप किसी गरीब बेसहारा को दे दें, जो इन पैसों से अपना कोई काम शुरू करे। गरीब बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआएं देगा। वो कहती है कि जो पैसे आप यहाँ व्यर्थ खर्च करना चाहते हैं बिना किसी कारण के, वो किसी गरीब और बेसहारा व्यक्ति को दीजिए, उसकी जिंदगी संवर जाएगी और आपको दुआएं देगा। ये सब बातें मीनू एक ही सांस में बोल गई। एक ही सांस में बोलना मतलब लगातार बोल जाना, बिना रुके बोलना। उसकी ये सब बातें सुनकर दयाराम जी कुछ सोच विचार में पड़ गए। कुछ क्षण बाद वे बोले, मीनू बेटी, दुनियादारी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। बिना सजावट के आजकल शादी में रौनक कहाँ आती है? मीनू के पिताजी मीनू को समझाते हैं कि बस दुनियादारी, दुनिया को दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है, वरना रौनक कैसे आएगी, शादी की चमक कैसे दिखेगी। परंतु पिताजी, चंद घंटों के लिए 10,000 की बर्बादी मैं पसंद नहीं करूंगी, मीनू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। मीनू ने साफ साफ कहा कि मुझे ये बर्बादी पसंद नहीं है। मीनू के विवाह में 10 दिन शेष बचे थे मतलब बाकी बचे थे। घर में अनेक प्रकार की तैयारियां चल रही थी। मीनू बाहर चौक में बैठी मशीन से सिलाई कर रही थी। तभी उसे किसी परिचित का नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई दिया। वो बाहर बैठ करके सिलाई कर रही थी। तभी किसी ने उसे नमस्ते दीदी कहकर पुकारा। जैसे ही उसने अपनी नजर उठाई, वह विस्मित सी देखती रह गई। अरे यह क्या? यह तो राजू का चचेरा भाई मनोहर है। विस्मित सी मतलब आश्चर्य से देखती है। वो राजू का चचेरा भाई था जिसने उन्हें नमस्ते कहा था। इसका एक पैर कटा हुआ है, सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब है। यह क्या हो गया इसे? मतलब वो अपाहिज था, जिसे देखकर वो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशान सी हो गई थी। तब तक मनोहर उसके समीप आ गया था। मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी बैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी और स्वयं पास में पड़े एक पलंग पर बैठ गया। मनोहर मीनू के कहने पर वहां बैठ जाता है, अपनी बैसाखी को साइड में रख के। मीनू ने इससे पूछा, मनोहर ठीक तो हो ना? क्या ठीक दीदी, आप तो देख ही रही हो, उसने उदास स्वर में उत्तर दिया। यह सब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा समझते हुए पूछा। मनोहर के दर्द को समझते हुए उसने पूछा कि ये कैसे हो गया? यह सब समय का फेर है दीदी, मतलब भाग्य का फेर है। भाग्य जैसे करवाता है वैसा हो रहा है दीदी। मेरे भाग्य में यही सब लिखा था। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझ रहा था कि मुझे इतनी छोटी उम्र में ही नौकरी मिल गई, परंतु ईश्वर को यह सब मंजूर नहीं था। एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया, साथ ही सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी कट गई। मनोहर कहता है कि मैं एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और खुश था कि बहुत छोटी उम्र में मुझे अच्छी जगह पे नौकरी मिल गई है, लेकिन वहीं पे मशीन में मेरे पैर फंस गए और सीधे हाथ यानी दाएं हाथ की 2 उंगलियां भी उसी मशीन में कट गई। यह तो बहुत बुरा हुआ। मीनू भी उसकी बातें सुनकर उदास हो गई थी। दूसरे ही क्षण मनोहर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, दीदी मैंने सोचा आजकल शादी का काम होगा, मैं भी कुछ काम कराऊंगा। मनोहर ने कहा कि आपके यहाँ मैं कुछ काम करने आया हूँ, क्योंकि काम किए बगैर पैसे नहीं मिलते और पैसों के बिना तो जिंदगी नहीं चलती है। तो मनोहर वही सोचकर वहां पे आया था कि कुछ काम मिल जाएगा। तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? उसी पल मीनू को लगा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मीनू ने उसी समय फ्लो में ऐसा कह दिया कि तुम क्या काम कर पाओगे मनोहर, तुम्हारी तो हालत ऐसी नहीं है। लेकिन फिर उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसने गलत बात कह दी और अपनी बात को संभालते हुए वह कहती है कि आजकल तुम क्या काम कर रहे हो? मैं तो घर में खाली बैठा हूँ दीदी, मुझे अपाहिज को कौन नौकरी देगा? मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी का एहसास स्पष्ट था। उसने देखा कि मनोहर ने जो कहा कि मुझे अपाहिज को नौकरी कौन देगा, खाली बैठा हुआ हूँ, तो ये बात मीनू को बहुत तकलीफ पहुंचाती है। मीनू के हृदय में बचपन से ही अपंगों के लिए दया की भावना थी, परंतु मनोहर
मनोहर को तो वैसे भी वह बचपन से ही जानती थी, इसलिए उसकी यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। मीनू बचपन से बहुत दयालु थी, उसे अपंगों पर दया आती थी, परंतु जो इस मनोहर को वो बचपन से जानती थी, उसकी ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, दुख हो रहा था। मीनू ने मन ही मन निश्चय किया कि वह किसी न किसी रूप में मनोहर की सहायता अवश्य करेगी, और उसने तय कर लिया कि वो मनोहर की सहायता जरूर करेगी किसी भी तरह से। विवाह के फालतू खर्च में से कुछ रुपए बचाकर उसने अपाहिज मनोहर की सहायता करने का संकल्प लिया। रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि न जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग लोग हैं। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति अपनी जिंदगी में किसी एक की सहायता कर उसे छोटा सा काम करा दे तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। मीनू सोचने लगी कि अपनी ही शादी में से कुछ पैसे बचाकर मनोहर के लिए कुछ कार्य करवा दिया जाएगा, और ऐसा उसने संकल्प किया, मतलब कसम खाई। और साथ ही वो सोचने लगी कि हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो संपन्न हैं, यानी कि पैसे और धन संपदा से परिपूर्ण है, उनके पास बहुत है। अगर वो थोड़ी थोड़ी सी सहायता कर एक दो भी अपंगों की सहायता कर देते हैं, उसे कोई काम दिला देते हैं, तो ये मजबूरी ही खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या ही खत्म हो जाएगी अपंगों के अंदर जो है। प्रत्येक मतलब हर एक संपन्न व्यक्ति जो धनी है, संपन्न है, धन संपदा जिसके पास है। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं। पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा देते हैं, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है। साथ ही वो सोचती है कि पर ऐसे लोग हैं ही कितने जो सच में गरीबों की मदद करते हों। पलंग पर पड़ी पड़ी मीनू यही सोचती रही कि मनोहर की किस रूप में सहायता की जाए। यदि उसे रुपए दे दिए जाएं तो कहीं वह वैसे ही उन रुपयों को खर्च ना कर दे, और यदि उसे कोई काम भी कराया जाए तो कौन सा। वो समझ नहीं पा रही थी कि मनोहर की सहायता कैसे करे। पैसे देगी तो घर में खर्च हो जाएंगे, लेकिन काम भी कौन सा दिया जाए ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। वह अपाहिज हर कार्य को तो कर नहीं सकता। सोचते सोचते मीनू के मस्तिष्क में यह विचार आया कि मनोहर के लिए पान की दुकान कराना ही उचित होगा। एक पैर ना होने के कारण वह चल फिर तो सकता नहीं, फिर सीधे हाथ की 2 उंगलियां नहीं है तो क्या हुआ, बाकी 3 उंगलियों के सहारे वो पान तो लगा ही सकता है, और 5,000 रुपयों में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। मीनू ने सोचा कि पान की दुकान लगा दी जाए, क्योंकि उसमें पैर का काम नहीं है, एक जगह बैठ के करवाया जा सकता है, 3 उंगलियों की सहायता से भी वो काम हो सकता है, और इसमें बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आएंगे, 5,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। प्रातः होते ही मीनू ने अपना सुझाव अपने माता पिता को सुनाया। उन दोनों को भी मीनू का सुझाव उचित लगा। उसने अपनी योजना बताई अपने माता पिता को, और उनके माता पिता को भी ये पसंद आया। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। इतनी स्वाभिमानिनी व उदार चरित्र की बेटी पाकर वे अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। वो सोच रहे थे कि हमारी बेटी इतनी स्वाभिमानिनी है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जिसमें भरा हुआ हो, और उदार चरित्र भी है, उसका चरित्र उदार है यानी दयालु है। ऐसी बेटी को पाकर उनका जीवन धन्य हो गया। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनू की इस दया भावना ने मनोहर की जिंदगी सुधार दी। शेष 6 दिन भी यूं ही व्यतीत हो गया और मीनू के विवाह का दिन भी आ ही गया। विवाह न करने के कारण समाज के ताने सुनने वाले मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। और आज वो दिन था जिसमें मीनू की शादी होने वाली थी। जो मीनू बार बार समाज के ताने सुन रही थी कि शादी नहीं कर रही है, इसकी शादी नहीं हो रही है, आज उसकी शादी होने वाली थी और वो दुल्हन के रूप में सजी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग ससुराल को चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अब अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। मीनू दुल्हन तो बनी, उसकी डोली भी सजी और वो अपने पिया यानी अपने पति के साथ ससुराल को भी चल दी। अमित भी आज भाग्यशाली महसूस कर रहा था खुद को, क्योंकि उसे मीनू जैसी पत्नी मिली थी। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी लिखी मीनू नहीं, वरन एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी, जिसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। आज जो दुल्हन बनी हुई मीनू थी वो सिर्फ
थोड़ी बहुत या साधारण पढ़ाई लिखाई की हुई लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक प्रसिद्ध फेमस वकील थी और अपने पैरों पे खड़ी थी। उसे किसी के नाम की ज़रूरत नहीं थी, वो किसी चीज़ के लिए किसी के आगे मजबूर नहीं थी। उसने ये स्थान अपने आत्मविश्वास से पाया और अपनी लगन से पाया। आज वो अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी, और आज वो उस जगह पे पहुंच चुकी थी जहां वो जाना चाहती थी, जो उसका लक्ष्य था। तो बच्चों, ये उपन्यास तो आज हमने कंप्लीट कर ली, ख़त्म कर ली, और इस बहुत सुंदर प्रेरणादायी कहानी को हमने पढ़ा और सुना और समझा भी। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे पुस्तक में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर होती है तो आप बेझिझक मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर। परीक्षा की तैयारियां करते रहिएगा।